मारपीटों से प्रदेश सरकार ने माना गंभीर, 2 लाख जुर्माना व 7 साल की सजा का किया प्रावधान। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्लाज्मा थेरेपी पर होगा क्लिनिकल ट्रायल। इसके लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने दी मंजूरी। केजीएमयू कोरोना संक्रमितों की प्लाज्मा थेरेपी कर चुका है शुरू। और कोरोना महामारी के बीच केदारनाथ के कपाट खुले, मंदिर की 10 क्विंटल फूलों से की गई सजावट। रोज होगी पूजा अर्चना, लेकिन लॉकडाउन के चलते आम भक्तों को मंदिर तक जाने की इजाजत नहीं। नमस्कार, मैं हूं योगेश, मेरे साथ देखिए समाचारों को विस्तार से। प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को शुरू करने की हरी झंडी दे दी है। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद मंगलवार को जिलाधिकारियों को जिले में कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर स्थित MSSI इकाइयों को जल्द शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने राजधानी के लोक भवन में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान ग्रीन और ऑरेंज जोन में दिशा निर्देशों के तहत चलाई जा सकने वाली गतिविधियों के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश जारी किए। केंद्र सरकार की तरह प्रदेश में भी कोविड-19 अस्पतालों में क्वारंटीन के दौरान डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य देखभाल करने वालों के साथ मारपीट और तोड़फोड़ पर अब दंडनीय अपराध होगा। प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 नियमावली में पहला संशोधन किया है। यह तत्काल प्रभाव से लागू हो गया। इसमें आरोपी को 2 लाख रुपए जुर्माना और 7 साल की सजा का प्रावधान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर दिशा में कोरोना संक्रमण के प्रत्येक चेन को तोड़ना आवश्यक है। उन्होंने मेडिकल इंस्पेक्शन रोकने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण सुनिश्चित किए जाने के लिए ट्रेनिंग दिए जाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्लाज्मा थेरेपी पर क्लिनिकल ट्रायल भी होगा। इसके लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने मंजूरी दे दी है। ICMR ने इसे निगरानी में कराया जाएगा। वैसे इसके पूर्व KGMU में प्लाज्मा थेरेपी शुरू की गई है। रविवार को कोरोना संक्रमित मरीज के लिए यह थेरेपी दी गई। हालांकि इस थेरेपी का क्लिनिकल ट्रायल अभी बाकी है। नेशनल अवार्ड से सम्मानित अनेकों पुरस्कार और प्रसिद्धि अपने नाम कर चुके अभिनेता इरफान खान अब हमारे बीच नहीं रहे। वे कई दिनों से कैंसर से पीड़ित थे। उनकी मौत की खबर से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में और साथ ही साथ पूरे देश में शोक की लहर है। इरफान खान ने बॉलीवुड के साथ ही हॉलीवुड की कई फिल्मों में काम किया। अभिनेता इरफान खान ने अपनी शानदार अदाकारी से दर्शकों के दिलों में अपना एक खास मुकाम बनाया है। इरफान ने NSD 1984 में एक्टिंग की शिक्षा ली। इरफान खान ने चाणक्य, भारत एक खोज, सारा जहां हमारा, बनेगी अपनी बात, चंद्रकांता और श्रीकांत जैसे सीरियल्स में काम किया। इरफान ने पहली बार 2005 की फिल्म रोग में लीड रोल निभाया। अगर फिल्मों की बात करें तो लंच बॉक्स, हैदर, पीकू, हासिल और आमतौर पर तमाम ऐसी फिल्में तलवार, मुंबई मेरी जान, साहब, बीबी और गैंगस्टर, रिटर्न और पान सिंह तोमर के लिए उन्हें हमेशा जाना जाएगा। पान सिंह तोमर के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। साथ ही उन्हें भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया। बीते दिनों उनके स्वास्थ्य के खराब खबर को लेकर मुंबई के कोकला अस्पताल में वे भर्ती हुए थे, जहां उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी और उन्हें ICU में भर्ती करवाना पड़ा। लेकिन अफसोस, उन्हें बचाया नहीं जा सका। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बॉलीवुड के मशहूर एक्टर इरफान खान का निधन हो गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी अभिनेता इरफान खान के निधन पर ट्वीट कर दुख जताते हुए कहा, इरफान खान एक बहुमुखी अभिनेता थे। उनके निधन के बारे में सुनकर दुख हुआ। उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। हरिओम, शांति। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर के आज सुबह 6:10 पर कपाट खोल दिए गए। इसके लिए केदारनाथ मंदिर को 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया। आने वाले 6 महीने तक बाबा केदारनाथ की पूजा अर्चना होगी। हालांकि कोरोना महामारी के चलते आम श्रद्धालुओं को केदारनाथ जाने की अनुमति नहीं है।
गोरखपुर में कोरोना का पहला मरीज मिलने से प्रशासन में हड़कंप मच गया। गोरखपुर उर्वा क्षेत्र के हाटा बुजुर्ग गांव के निवासी 49 वर्षीय बाबूलाल दिल्ली में शुगर और हृदय संबंधी दवाएं चल रही थीं। सुधार न होने पर दूसरे अस्पताल में उन्हें रेफर किया गया, जिस पर बाबूलाल के 2 सहयोगी प्राइवेट एम्बुलेंस हायर करके अपने गाँव हाटा आ रहे थे। गाँव आने पर ग्राम प्रधान और गाँव के निवासियों ने विरोध किया और सूचना प्रशासन को दी गई तथा एम्बुलेंस मंगाकर बाबूलाल के लड़के ने BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में एडमिट कराया। उनका रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पता चला है। उनके परिवार में 16 सदस्य हैं और एक लड़का सहित 17 लोगों को घर में क्वारंटाइन किया गया है। मरीज के साथ आए 2 लोगों को स्कूल में क्वारंटीन किया गया। इस तरह से कुल 19 लोगों को स्वास्थ्य विभाग सस्पेक्ट मान रहा है। गोरखपुर में कल एक केस पॉजिटिव मिला है और ये केस दिल्ली से आया है। दिल्ली में इसका हार्ट और डायबिटीज़ के लिए इलाज चल रहा था कि ये व्यक्ति अपने घर आया, जो इसका घर है वो वहाँ पे आया, कपड़े बदला और बच्चे भी थे, इनके भाभी वगैरह भी थी। करीब इनका 15 लोगों का 16 लोगों का परिवार है। तो चूँकि एक बार भी अगर ये घर में गया है तो हम सबको सस्पेक्ट मान लेते हैं। तो इनके 16 मेंबर्स और 2 जो एम्बुलेंस में आए थे 18 और एक इनका बेटा जो उस एम्बुलेंस से 108 वाली एम्बुलेंस से लेके हमारे BRD आया था, वो इन 19 लोगों को हमने क्वारंटाइन कर दिया है और इनके सबके सैंपल्स जांच करेंगे और उनको रखा गया है। उस गांव में 1 किलोमीटर की परिधि में, चूँकि एक केस पॉजिटिव आ गया तो नियम ये है कि 1 किलोमीटर की परिधि में हम सैनिटाइजेशन का काम डोर टू डोर हमारी टीमें जाएंगी, जो 3 सदस्यीय टीम होगी। उसके ऊपर सुपरवाइजर्स होंगे, नोडल ऑफिसर्स होंगे, ये सब वहाँ पे कार्य करना होगा। कोरोना वायरस से पीड़ित 2 और मरीजों को अस्पताल से छुट्टी देकर उन्हें ताली बजाकर घर के लिए विदा किया गया। एम्बुलेंस से उन्हें उनके घर तक भेजा गया। अब जिले में मात्र 1 मरीज रह गया है। मिर्जापुर के विंध्याचल में भर्ती कोरोना के मरीज धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। विंध्याचल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कोरोना के 2 मरीजों को ठीक होने के बाद मंगलवार को घर भेजा गया। अब तक जिले के 3 कोरोना संक्रमित मरीजों में 2 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। विंध्याचल के सामुदायिक अस्पताल में अब सिर्फ 1 कोरोना मरीज रह गया है। तौफीक था, वो जो बिहार का रहने वाला, जो भदोही से पेशेंट आया था जी, उसका नेगेटिव आ गया 2 बार, तो उसको छोड़ा गया है। और दूसरा जो है मसीरुल्लाह जी, ये चुनार का रहने वाला था जी, दोनों को अलग अलग एम्बुलेंस से भेजा गया है। 6 बजे वो डिस्चार्ज हुए यहाँ से। तो दोनों स्वस्थ हो गए हैं? दोनों एकदम स्वस्थ होकर आज डिस्चार्ज कर दिए। गोरखपुर जनपद में कोरोना पीड़ितों की संख्या अब बढ़कर 8 हो गई है। मंगलवार को आई जांच रिपोर्ट में 2 बदलापुर व 1 जलालपुर क्षेत्र का निवासी व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया। इनको कड़ी सुरक्षा के बीच पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय वाराणसी उपचार के लिए भेजा गया। एक साथ 3 संक्रमितों के मिलने से जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। संक्रमितों के दोनों गांवों को हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित कर सील कर दिया गया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग व फायर कर्मियों की टीम ने पहुंचकर सैनिटाइजेशन शुरू किया। सन ऑफ ललता प्रसाद चौहान और दूसरे किशन लाल सिंह सन ऑफ मुनीलाल चौहान, ये दोनों लोग फतेहपुर गांव है, एक बदलापुर ब्लॉक में, वहीं के रहने वाले हैं। ये लोग बॉम्बे से आए थे और इन लोगों का पॉजिटिव आया है। चूँकि बनारस में भी कुछ हॉट स्पॉट बन गए थे तो हम लोगों को पता चला कि बनारस से आए हुए हैं, तो इनको हम वहाँ से घर से लेकर के हमारा फैसिलिटी क्वारंटीन बना हुआ है नेहरू नगर में, सिरकोनी ब्लॉक में नेहरू नगर हमारी CHC है, वहीं पर इनको रखा गया था। 18 तारीख को ही बनारस से आए थे। 24 तारीख को हम इनका सैंपल लिए और वो केस पॉजिटिव आया। कोरोना आपातकाल के दौरान प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए उन योद्धाओं के योगदान की सराहना की जो देश के सामने खड़ी वैश्विक महामारी के बीच लड़ाई लड़ते हुए लोगों को सुरक्षित रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इन कोरोना योद्धाओं की चर्चा करते हुए सिविल डिफेंस की भी खुलकर प्रशंसा की और निष्काम सेवा के लिए सिविल डिफेंस के एक वॉलंटियर्स का आभार जताया। आम लोगों और प्रशासन के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी बनकर उभरे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर कोरोना आपातकाल के दौरान अपनी भूमिका के जरिए देश की सेवा में रच बस गए हैं। प्रयागराज में सिविल डिफेंस के क्वारंटीन लॉकडाउन के दौरान जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लोगों को सुरक्षित रखने में तो लगे ही हैं, जरूरतमंदों की मदद कर वे अपना फर्ज भी निभा रहे हैं।
डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो राष्ट्रीय स्तर पर हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे ऑर्गेनाइजेशन पर विश्वास जताया है और हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऊपर उनको भरोसा है और हम उसके लिए अपने तरफ प्रयागराज सिविल डिफेंस की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और आशा व्यक्त करते हैं, ये विश्वास दिलाते हैं कि हमारा प्रत्येक वार्डन पूरी तन्मयता के साथ जब तक ये लॉकडाउन है और उसके उपरांत भी कोरोना से लड़ने के लिए जो भी अपेक्षित आवश्यकताएं होंगी उसको हम लोग पूर्ण करेंगे। जिला अधिकारी प्रयागराज महोदय के निर्देशानुसार ये जब से कोरोना का प्रभाव हमारे इलाहाबाद क्षेत्र में हुआ है तब से हमारे वार्डन से सीएमओ महोदय के द्वारा ट्रेनिंग देने के बाद इनको पूरे क्षेत्र में लगाया गया है। जो 80 वार्ड यहाँ के बने हुए हैं, 80 वार्ड में हमारे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स जितने भी हैं वो सब लगे हुए हैं। उसमें मेडिकल की टीम के साथ सर्वे कराना, फिर उसके बाद राशन वितरण कराना, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताना और कच्चा राशन और बने हुए भोजन के पैकेट संस्थाओं से उपलब्ध कराए गए, उनके माध्यम से वितरण कराना। स्वयं हमारे चीफ वार्डन के माध्यम से कई दिनों तक भोजन बनवा के बंटवाया गया, उसमें सहयोग करना। और जहाँ जहाँ पे हमारे वार्डन चाहे चौराहे पे लगाए गए हों, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग में लगाए गए हों, हमारे पूरे 80 वार्डों में 5 प्रखंड के वार्डन बड़े ही मनोयोग से लगे हुए हैं और जो दायित्व जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिया गया है उसका ही पालन कर रहे हैं। सिविल डिफेंस का काम माननीय मुख्यमंत्री और माननीय जिलाधिकारी के आदेशानुसार पूरे नगर क्षेत्र में सिविल डिफेंस के 80 वार्डों में हम लोगों के वार्डन्स हैं, जिसमें हर क्षेत्र में लोगों को जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको चिन्हित करना, अगर वो बाहर जाएं तो उनको कंट्रोल रूम को सूचित करना, और जो लॉकडाउन में फंसे हुए जो आपके श्रमिक हैं और जो गरीब हैं, भीख मांगने वाले लोग हैं, उनको चिन्हित करके आश्रय केंद्रों तक पहुंचाना, उनको सैनिटाइज करने के बारे में बताना, उनको मास्क वितरित करना और लोगों को घरों के अंदर रहने के लिए प्रेरित करने के लिए जिलाधिकारी के आदेश पर हम लोग लगे हैं। कोरोना वायरस की महामारी को देखते हुए देश भर में हुए लॉकडाउन के कारण लोग अपने घरों में कैद हो गए, जिसमें सबसे ज़्यादा समस्या गरीब, मजदूर, किसान और असहाय लोगों के सामने आनी शुरू हुई। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की आम जनता को राहत पहुँचाने का काम भी शुरू किया, जिसका सुखद परिणाम अब सामने आने लगा है। वहीं इस लॉकडाउन के दौर में रोजी रोटी के संकट को दूर करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जिले में 437 ग्राम पंचायतों में 1334 कार्यों पर 15,865 श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीब, किसान और मजदूरों को काफी राहत मिली और इस कठिन दौर में उनके चेहरे पर मुस्कान आई है। चीज का परेशानी परत ना आई रहा है, अभी खाइल पियल गई, अब हर परेशानी परत बा। अब मोदी का बोला दहले बाटे कार करे के कार कैल जाता, कोरोना वाला बीमारी रहल, मर्द मानुष जाता नहीं बाटा कहूँ कार करे के, का बोला 2400 रुपया आई लहा लखा 2 दाई खाता में, वह खाइल कैल गई है। अब नहीं बता का बोला अभी नरेगा चालू भइल बा, अभी हम कार धंधा कैल जाई, मोदी सरकार दहले बाटे, अब उनका धन्यवाद बा। बीमारी कोरोना चलल बा, वही के नाते हमन के रोजी रोटी हुए मोदी जी जौन खाता में पैसा देहले रहल, कार कैले रहल गए, वही दियल खाइल जाता हल गए, वह रोजी रोटी चलाता, लम्बे लम्बे रही के कार कैल जाता, वही से जियल खाइल जाता। मोदी जी के धन्यवाद। सरकार के लाख लाख धन्यवाद कि हमन के रोजी ना मिलत रहा। अब रोजी कोरोना के कारण, अब कोरोना शांत बा, हम लोग काम कैल जाता नरेगा वाला, और पैसा जौन बा मिल चुकल पहले वाला। लाख सरकार के लाख लाख धन्यवाद बा कि रोजी मिलल, सब कमा खाए गरीब भाई लोग। लॉकडाउन की अवधि में जो पूर्ण कार्य किए गए थे मनरेगा के द्वारा, मजदूरों के द्वारा, उनका लगभग सभी का भुगतान हो चुका है। और जैसा कि डायरेक्शन आया था कि सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए गांव में जल संरक्षण से संबंधित योजनाओं की शुरुआत मनरेगा के कार्यों द्वारा किया जाए, तो वो शुरुआत हमारे यहाँ हो चुकी है। नाली का काम, चक्रोड का काम, जलाशयों के खुदाई का काम प्रगति पर है, जिससे कि मजदूरों को अच्छी इनकम भी हो रही है और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन भी सुनिश्चित कराया जा रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मनरेगा के द्वारा गांव को सशक्त करने का एक माध्यम है,
और इससे इनके एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है। तो उसका काम शुरू हो गया है, जिससे कि लोगों को काफ़ी राहत मिली है इससे। सरकार के प्रयास से गांव में रोजगार, गांव तक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए देश और प्रदेश सरकार काम कर रही है, तो वहीं बरेली जिले में गांव की महिलाओं को जिला प्रशासन द्वारा उनके घर में ही रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। लॉकडाउन में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए मास्क की कमाई का काम रोजगार का जरिया बन गया है। समूह की महिलाएं प्रशासन के लिए मास्क की सिलाई कर बिक्री कर रही हैं। समूह में सिलाई का काम करने वाली हर महिला हर रोज लगभग 200 रुपए तक कमा लेती है। बरेली के बिथरी चैनपुर ग्राम ब्लॉक में 66 महिलाएं सिलाई मशीन से मास्क की सिलाई कर रही हैं और हर रोज लगभग 5000 मास्क तैयार कर लेती हैं। जिला प्रशासन इन मास्क को महिलाओं से खरीदकर अपने कर्मचारियों और जरूरतमंदों को दे रहा है। इसमें हम लोग ने व्यवस्था करी है कि जो हमारे स्वयं सहायता समूह हैं, NRLM के तहत गठित किए गए हैं, हम लोग समूहों से मास्क बनवा रहे हैं। तो दो हमारे लक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। एक तो समूहों को रोजगार मिल पा रहा है और दूसरा कि जो लोग हैं, जो गरीब हैं, जो सक्षम नहीं हैं, जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, जो कि सफाई कर रहे हैं, उनका जीवन भी जुड़ा हुआ है, इसमें बहुत मेहनत कर रहे हैं सब लोग, उनको भी हम मास्क दे रहे हैं। और अलग अलग हम लोग ग्रुप्स भी सिलेक्ट कर रहे हैं। जो स्लम एरियाज हैं उसको भी हम लोग ने टारगेट किया है। अगर जो भी जिनके पास नहीं है, उपलब्ध है, उनको भी हम टारगेट कर रहे हैं। सफाई कर्मी हो गए हमारे, इसके बाद सब्जी फल के जो विक्रेता हैं उसको भी हम टारगेट करेंगे। जो सक्षम नहीं है तो उसको भी हम देंगे। तो इस तरह का पूरा एक अभियान है। हम लोग 50,000 लगभग मास्क हम लोगों ने तैयार कर लिया है और उसको चरणबद्ध तरीके से अलग अलग ग्रुप्स में हम लोग वितरण करेंगे। तो वही था, जब लॉकडाउन में सबकी इनकम बंद थी, ये भी अपने घरों में बैठी हुई थी, इनके हस्बैंड भी घर बैठे हुए थे। अब ये लोग बहुत परेशान थी कि क्या ऐसा किया जाए जिससे हमारी रोज़ की इनकम शुरू हो जाए। तो ये सारी महिलाएं सिलाई तो कर ही लेती हैं। इन लोगों ने सोचा क्यों ना इस समय मास्क की ज़रूरत है, हम मास्क बनाएं। इन्होंने पहले मास्क बनाना शुरू किया, अपने घर में सबको पहनाए, खुद भी पहने और घर में बच्चों को, हस्बैंड को, सबको इन्होंने मास्क पहनाए। उसके बाद इन्होंने आसपास के मेडिकल पे इन्होंने बात की, वहाँ भी अच्छे रेट मिले इनको और वहाँ इन्होंने सेल किए मास्क, बाज़ार में सेल किए। उसके बाद फिर इन लोगों ने हमसे बात की, ब्लॉक लेवल पे इन्होंने संपर्क किया कि मैडम क्यों ना अगर हमें ऐसा मास्क बनाने का ऑर्डर मिल जाए तो जिससे हम लोगों की आजीविका बढ़ जाएगी, हम लोगों को रोज़गार मिल जाएगा और देश में सबके पास में इस समय महामारी के समय में सबको मास्क की ज़रूरत है, तो सबको मास्क भी उपलब्ध होगा और हमें रोज़गार मिलेगा। तो हमने अपने उचित अधिकारियों से बात की, उन लोगों ने मास्क देखे, उनको ये खादी के कपड़े के मास्क बना रही थी, तो उन्होंने मास्क देखे, उनको मास्क बहुत पसंद आए। तो प्रशासन की तरफ से इन लोगों को मास्क बनाने का बड़ा ऑर्डर मिला। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और सांसद प्रयागराज रीता बहुगुणा जोशी ने गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों, महिलाओं और बच्चों को फेस मास्क निःशुल्क वितरण किया। उन्होंने बताया कि महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के द्वारा 5000 फेस मास्क बनवाकर वितरित किए गए। जहां एक तरफ गरीब महिलाओं को मास्क बनाने से एक रोजी रोटी मिल रही है तो कुछ पैसा भी उन्हें प्राप्त हुआ, वहीं दूसरी ओर गरीब लोगों को उनकी जरूरत पूरी हो सके और फेस मास्क लगाकर कोरोना महामारी से अपने आप को बचा सकेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री जी चाहते हैं घर में मास्क बने, प्रशासन बांटे, जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी वितरण करें, स्वयं सहायता जो हमारे जो स्वयंसेवी संस्थाएं वो भी करें। तो जब एक जनप्रतिनिधि के रूप में मैंने देखा कि मास्क की बहुत आवश्यकता है, तो मैंने फिर स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से इनको बनवाना शुरू किया। इसके दो लाभ हैं। एक लाभ तो ये है कि महिलाएं जागरूक होंगी और ज़्यादा कोरोना के प्रति, और दूसरा ये है कि उन्हें कुछ ना कुछ उसका जो है वो मेहनताना मिल जाएगा। तो ऐसे टाइम पे जब पूरा लॉकडाउन है, तो ऐसे समय पर महिलाओं की आमदनी घर के लिए काफ़ी लाभप्रद हो, इसलिए हज़ारों मास्क मेरे माध्यम से बनवाए जा रहे हैं। आपने खुद भी जगह जगह जाकर देखा है कैसे घर घर में मास्क बनाने का काम चल रहा है। और मैं तो यही निवेदन करूंगी सबसे कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से, उनकी बहनों के, बेटियों के माध्यम से अगर इस काम को किया जाए तो सैकड़ों परिवारों के जो रोज़गार की दिक्कत आ रही है उसमें थोड़ा बहुत मदद हो जाएगी।
विदेशों में मेडिकल की पढ़ाई कर रही सोनभद्र जिले की आधा दर्जन छात्राओं ने आदिवासी और पिछड़े अंचलों में कोरोना से बचाव के लोगों को जागरूक करने का बीड़ा उठाया है, जो कि क्षेत्र के लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। नेपाल, चीन, आर्मेनिया जैसे देशों से MBBS की पढ़ाई कर रही इन छात्राओं को लॉकडाउन के कारण अपने घर लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। अपने घर पहुंचकर छात्राओं ने सबसे पहले स्थानीय प्रशासन को सूचित कर उनके दिशा निर्देश पर अपने आप को 28 दिनों तक होम आइसोलेशन में रखा। 28 दिन पूरे होने के बाद ही परिवार की इन 2 बेटियों ने मेडिकल की इन छात्राओं के साथ अपनी शिक्षा का सदुपयोग करते हुए ग्रामीण अंचलों में जाकर लोगों को इसके प्रति जागरूक करना शुरू कर दिया है। मैं 1 महीने पहले इंडिया आई और आने के बाद हमने 28 दिन के लिए आइसोलेशन में रखा गया हमें, और उसके बाद हमने एक टीम बनाई है और हम छोटे छोटे गाँवों में जा रहे हैं हमारे एरिया के, और हम वहाँ पे लोगों को जागरूक कर रहे हैं कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी के बारे में। हमारे टीम में कुल 4 लड़कियां हैं जो मुस्लिम हैं। हम सब ने रोज़ा रख रखा है, पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे काम पे। हमें बताया गया कि इससे कैसे बचना चाहिए और घर के बाहर ना निकले, रेगुलर हाथ साफ करें, घर में साफ सफाई रखें। विदेशों में MBBS की शिक्षा प्राप्त कर रही ये सोनभद्र की बेटियां आज अपने धरती को नमन करती हुई इस रमजान के पाक महीने में कोरोना के खिलाफ लोगों को जागरूक करने में लगी हैं। इनके इस जज्बे को देखकर यही लगता है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सुनील तिवारी, DD न्यूज, सोनभद्र। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा 3 मई तक लॉकडाउन किया गया है। फतेहपुर में लॉकडाउन के दौरान गरीब परिवारों को खाने पीने की दिक्कतों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा की जा रही मदद के अलावा NRI अभिनव व उनके छात्रों द्वारा आगे आकर सराहनीय पहल की गई है। वैश्विक महामारी के ऐसे वक्त में NRI अभिनव ने दुबई में रह रहे अपने साथियों की मदद से 3 लाख रुपए का फंड जुटाकर उससे राहत जरूरत की सामग्री खरीदी और जिला प्रशासन से मिलकर राजस्व विभाग के अफसरों द्वारा 400 से ज्यादा जरूरत परिवारों तक खाद्य सामग्री का वितरण किया और आगे भी इसी तरह की मदद का भरोसा दिलाया है। अभी छुट्टियों के लिए आया था, लेकिन अभी जैसे सबको जानता है कि कोरोना की वजह से मुसीबत में है, तो जो लोग हम लोग यहाँ हैं तो हमारे कई सारे मित्र हैं जो भारत के किसी अलग अलग कोने से हैं बट बाहर रह रहे हैं। लेकिन तो हम लोगों ने सारे ने डिसाइड किया कि क्यों ना फतेहपुर में जब मैं हूँ तो फतेहपुर के अपने लोगों की सहायता की जाए। तो फिर मैंने DM सर से अनुरोध किया और हमारे 10-15 साथियों ने मिलकर 3 लाख रुपए का एक फंड इकट्ठा किया और ये डिसाइड किया कम से कम 500 से 600 लोग जितनी फैमिली को खाना हो जाए तो उनके खाने अरेंज किए। अभिनव जी है NRI, उनकी तरफ से 400 गरीब लोगों को जो है खाद्यान्न वितरण कराया जा रहा है और इसमें जो है इनका बड़ा सहयोग रहा है और ऐसे ही भिन्न भिन्न जगहों पर जो है इसका वितरण कराया जा रहा है। हमारे यहाँ किचन सदर तहसील में चल रही है, इसमें गरीब लोगों को खाने की भी सप्लाई की जा रही है और खाद्यान्न का वितरण जो है कराया जा रहा है। इसी प्रकार तहसील भिन्न की खाना में भी इसी तरह की व्यवस्थाएं हैं जहाँ पर गरीब लोगों को जो है खाना दिया जा रहा है। जो भी कंट्रोल रूम में सूचना आती है किसी के खाना नहीं है, खाद्यान्न नहीं है, तो उसको भी वहाँ उनके घर पर पहुँचाया जा रहा है। कोरोना महामारी के बीच जहां देश के सभी नागरिक प्रधानमंत्री के आह्वान पर अपनी जिम्मेदारी समझते हुए घरों में परिवार के साथ कैद हैं, वहीं कुछ समाजसेवी ऐसे भी हैं जो गरीबों और बेसहारा के प्रति दिन रात सेवा कर रहे हैं। बाराबंकी जिले में हिंदू मुस्लिम भाइयों ने साथ मिलकर जनता किचन खोलकर इस रमजान के महीने में रोजा रखकर गरीबों के लिए भोजन बनाने में जुटे हैं, जिससे कोई गरीब इस लॉकडाउन में भूखा से वंचित न रह जाए। नगर पंचायत बंकी के निवासी मोहम्मद उस्मान और समाजसेवी अजीत झा के नेतृत्व में संयुक्त प्रयास से देश में लागू लॉकडाउन के बाद से भूखे लोगों के लिए दोनों वक्त पूरी सब्जी के साथ अन्न तैयार कर गरीबों के बीच वितरण करने का सभी एकजुट रहते हैं और गंगा जमुनी की अनोखी मिसाल पेश कर रहे हैं। हम लोगों को जब से प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया एक जिम्मेदार जो देश का नागरिक होना चाहिए, उसी के उसमें जो है हम लोगों ने जो है जब से लॉकडाउन है तब से जो है अपनी कोशिश भर जो है जितने गरीबों को खिला सकते हैं इसके लिए 2-2 जो है हम लोग जो है 2-2 जगह से खाना बांट रहे हैं, दिन में अलग शाम को अलग, और 24 आवर जो है जनता किचन भी शुरू कर दिया है, इसमें जब भी चाहे जो गरीब आए और खाना खा सकता है। ये हम सभी देशवासियों को अगर देश पे संकट आए तो ये हमारा जो है नैतिक धर्म भी है। हम लोगों ने जनता किचन
लॉकडाउन जिस दिन से शुरू हुआ उन सब लोगों ने चालू किया है। ये सभी पूरी टीम मिलकर के हिंदू मुस्लिम को बैर बैर नहीं रहता है। गंगा जमनी तहजीब हमारी है। हम लोग पूरे जब से लॉकडाउन चलता रहेगा, हमारा उनका काम बंद नहीं होगा। रमज़ान शरीफ का पाक महीना है, इस पाक महीने में हम सब मिल करके इस लॉकडाउन में काम कर रहे हैं। बुंदेलखंड के जनपद हमीरपुर में लॉकडाउन के चलते सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए जनपद में 49 क्रय केंद्रों में गेहूं खरीद कराई जा रही है। किसान मंडियों में भीड़ न एकत्र करने पाए, इसलिए किसानों के ऑनलाइन टोकन की व्यवस्था की गई। 2020 में शासन द्वारा 66,500 मीट्रिक टन का खरीद लक्ष्य जनपद हमीरपुर को दिया गया, जिसके सापेक्ष जनपद हमीरपुर में 6,060 मीट्रिक टन की खरीद 26 अप्रैल तक कर ली गई। किसान भीड़ न एकत्र करने पाए, इसके लिए ऑनलाइन टोकन की व्यवस्था भी की गई है। किसान अपना ऑनलाइन टोकन कहीं से भी जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद निर्धारित तिथि में आकर मंडी में अपना गेहूं क्रय कर सकते हैं। एक दिन में एक क्रय केंद्र का 300 कुंटल खरीद का लक्ष्य रखा गया है। सभी केंद्रों में लॉकडाउन के दृष्टिगत एवं कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को ध्यान में रखते हुए साबुन, सैनिटाइजर आदि रखवाए गए हैं, जिसमें से किसान समय समय पर अपने हाथ धो सकते हैं अथवा अपने आप को सैनिटाइज कर सकते हैं। लॉकडाउन में कोरोना महामारी से बचने के दृष्टिगत ऑनलाइन टोकन की व्यवस्था की गई है। किसान भाई कहीं से भी मोबाइल से, साइबर कैफे से अपना टोकन स्वयं जनरेट कर सकते हैं और एक दिन में 300 कुंटल की खरीद प्रति केंद्र के हिसाब से टोकन जनरेट किए जा रहे हैं और ताकि कम से कम किसान पहुँचे, जिनका टोकन जनरेट हो वहीं पहुँचे। किसानों को गेहूं का समर्थन मूल्य 1925 रुपये दिया जा रहा है। TFMS से भुगतान किया जा रहा है किसानों को, जो भी ऑनलाइन। हमें कोई दिक्कत नहीं, ना हमें ऑनलाइन में दिक्कत है, ना खरीद में दिक्कत है, बेचने। अभी 1925 के लिए मैंने समर्थन मूल्य का हमें पता नहीं है। अब ये पूरा टोटल बनी बात। बदायूं में किसान अपने खेतों में पड़ी गेहूं की फसल को लॉकडाउन के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए गेहूं काटने में जुट गए हैं। इस समय लॉकडाउन में हर कोई सोशल डिस्टेंस का पालन करने में लगा हुआ है, फिर चाहे वे आम व्यक्ति हों या खेतों में काम करने वाले किसान। सभी कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखकर अपना कार्य कर रहे हैं। बदायूं में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किसान अपने खेतों में गेहूँ की कटाई करते नजर आ रहे हैं। गेहूँ की कटाई कर रहे किसानों का कहना है कि वो कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित किए गए दिशा निर्देशों का पालन करें और गेहूं की कटाई करते समय अपने मुंह पर मास्क या गमछा का इस्तेमाल करें। किसानों का कहना है कि उन्हें लॉकडाउन के चलते किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, वो खेतों में कटाई भी कर सकते हैं और अपने गेहूं को क्रय केंद्रों पर भी ले जा सकते हैं। लॉकडाउन के चलते कोई हमें परेशानी नहीं है, हम अपने आराम से गेहूं काट रहे हैं और जो हमें गेहूं बेचना है वो हम आराम से क्रय केंद्र पर ले जाके गेहूं आराम से बेच सकते हैं। ये सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और लॉकडाउन के देखो लगने में हमें कोई परेशानी नहीं है। लॉकडाउन इसी के साथ समाचारों का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त। नमस्कार।